मॉरिस बेट फिलिप्स न्यूजीलैंड के वाइकाटो रीजन के इलाके नाइया से निकला और तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद ऑकलैंड पहुंचा। मॉरिस और रेवन दोनों की उम्र 24 साल थी और वो दोनों ने वीकेंड ऑकलैंड में गुजारने का मन बनाया था, जहां वो मॉरिस के कुछ रिश्तेदारों के पास ठहरने वाले थे। नारोविया में बहुत सारी नदियां और नाले थे, जहां ये दोस्त तकरीबन हर वीकेंड अपनी कायक लेकर जाया करते थे। लेकिन अब 2 साल एक साथ कश्ती रानी करने के बाद हान और मॉरिस उन मददगार नदियों को अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानते थे। उन्हें सबसे अच्छी मछली पकड़ने की जगह मालूम थी और साफ कहूं तो ताजे पानी की मछलियां पकड़ना अब कुछ स्पोर्ट सा लगने लगा था। ऑकलैंड के पास खुला समंदर था और ये तंदुरुस्त नौजवान ये देखना चाहते थे कि वो खुद को खुले पानी में कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। नदियां और नाले तेज थे और उनमें बहुत से रैपिड्स होते थे जिनसे गुजरने का अपना मजा था। लेकिन इन दोनों ने कभी ये नियत नहीं की थी कि खुले समंदर में जाकर मछलियां पकड़े। वहां मछलियां बड़ी और काबू में लाना ज्यादा मुश्किल होती, खास तौर पर जब कायक पर तवाजुन बरकरार रखना पड़े। ये सफर यकीनन एक चैलेंज साबित होने वाला था। इसके अलावा क्रिसमस करीब था तो उन्होंने सोचा कि देखें ऑकलैंड के साहिल पर लड़कियां उनके इलाके की लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत हैं या नहीं। उन्होंने जुमे को काम से छुट्टी ली और सुबह सवेरे ऑकलैंड पहुंच गए। पूरा दिन उन्होंने अच्छे मकाम ढूंढने में गुजार दिया कि कहां से कश्ती डालें। ऑकलैंड में कश्ती चलाने के शौकीन बहुत थे, इसलिए इंतखाब के लिए कई जगह मौजूद थी। उन्होंने उसी दिन दोपहर को पानी में जाकर भी आजमाइश की ताकि देख सकें कि लहरें किस तरह की हैं और एक छोटी सी लहर लगने पर क्या तजुर्बा होता है। दिन के इख्तिताम पर उन्होंने फैसला किया कि वो उसी बंदरगाह से निकलेंगे जहां लहरें सबसे कम थी। चंद मीटर आगे निकलते ही लहरें मर जाती थीं, लेकिन वो पहला हिस्सा जहां समंदर थोड़ा बेकाबू था इन दोनों के लिए नया तजुर्बा था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि बेहतर है वो सबसे पुरसुकून जगह से आगाज करें। शाम को वो जल्दी सो गए क्योंकि मॉरिस की आंटी ने मजेदार खाना खिला खिलाकर उनका पेट भर दिया था। अगली सुबह वो सूरज निकलने से भी पहले जाग गए। कायक और मछली पकड़ने का सामान वो रात को ही गाड़ी में रख चुके थे, इसलिए सुबह सिर्फ कपड़े पहनने और लंच उठाने की देर थी। मॉरिस की आंटी ने उनके लिए एक कूलर भर के मशरूबात और एक बड़ा लंच तैयार कर दिया था। रात के खाने में इतना खाना था कि उन्होंने सुबह नाश्ता भी वही किया जो बच गया था और फिर भी 3/4 टपरवेयर खाना दोपहर के लिए बचा हुआ था। जब वो बंदरगाह पहुंचे तो सूरज निकल आया था और हवा अभी भी ठंडी थी जब उन्होंने अपनी कश्तियां पानी में उतारी। दोनों अपनी अपनी कायक पर सवार हुए। जगह पहले ही तंग थी और जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो चारा और कांटे दाने के डिब्बों ने भर दी थी। रेवन की शुरुआत जरा मुश्किल रही। वो 2 बार तकरीबन उलटने ही वाला था। अभी वो बंदरगाह से बाहर भी नहीं निकले थे। हर छोटी सी लहर उसकी कश्ती को खतरनाक हद तक हिला देती, मगर जैसे ही वो जहाजों और यॉटों से आगे निकले सब कुछ हमवार हो गया। बहरहाल वो निकल ही गए और कुछ ही देर में उनके कांटे पानी में थे। बंदरगाह के किनारों पर कई और कायक चलाने वाले भी थे, ज्यादातर रिटायर्ड लोग जो अब भी इतने तंदुरुस्त थे कि कश्ती रानी कर सके। कुछ बुजुर्ग रुके और उन नौजवानों को मछली पकड़ने के फंड पर मशवरे दिए और वो मशवरे वाकई कमाल के साबित हुए। जल्द ही मॉरिस की बाल्टी चमकती चांदी जैसी मछलियों से भर गई। बुजुर्ग वाकई जानते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं। चूंकि पूरा दिन बाकी था, उसने सोचा कि छोटी मछलियों को वापस समंदर में डाल दे ताकि बड़ी मछलियों के लिए जगह बन सके। ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई। वो मछलियां जो कांटे से जख्मी हुई थीं और उनके जिस्म से खून निकल रहा था, एक और बड़ी मछली को खींच लाया। वो एक 10 फुट लंबा सफेद शार्क था जो काफी देर से पानी के ऊपर मंडला रहा था। सोच रहा था कि ये फाइबर ग्लास की शक्लें असल में क्या हैं। पहले उसने समझा कि शायद ये समुद्री शेर हैं, मगर वो कुछ अजीब तरीके से हरकत कर रहे थे, इसलिए उसने शिकार नहीं किया। लेकिन जैसे ही मॉरिस ने खून बहती मछलियां अपनी कश्ती के किनारे से फेंकी, शार्क ने सब एहतियात छोड़ दी। कुछ जिंदा खून बहा रहा था और उसे उसका जायका चाहिए था। उसका तेज धार जिस्म सीधा मॉरिस की कश्ती की तरफ बढ़ा। उसने अपना मुंह खोला ताकि वो मछलियां दबोच ले जो गहरे पानी में जाने ही वाली थी, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सीधा मॉरिस की कश्ती से टकरा गया। एक स्याह साया मॉरिस के सामने पानी से उभरा इससे पहले कि वो समझ पाता क्या हुआ। कायक उलट गई और मॉरिस अपनी कश्ती और सामान समेत पानी में जा गिरा। उसका सर पानी के अंदर गया और वो चीख ही रहा था कि दोबारा ऊपर आया। वो फौरन उल्टी कश्ती की तरफ बढ़ा और चंद स्ट्रोक में पहुंच भी गया। उसने कश्ती के हल को पकड़ने के लिए अपने हाथ मारे। वो पानी से निकलने के लिए
इतना बेताब था कि हान की चीखें उसके कान तक पहुंच ही न सकी। मोरिस ने कश्ती पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी राहत कबले वक्त थी। उसका पांव नीचे से खींचा गया। मोरिस ने कश्ती को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन नीचे से आने वाले जबरदस्त झटके ने उसका सर दोबारा पानी के अंदर धकेल दिया और कश्ती सीधी हो गई, मगर वो उससे उखड़कर खींच लिया गया। हान चीखता हुआ मदद मांग रहा था। उसने एक लम्हे के लिए उस सरमई मखलूक की दम देखी और अपनी चप्पू से मारने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही पंख और दम नजर आए, वो दोबारा गहरे अंधेरे में गायब हो चुकी थी, मोरिस को साथ लेकर। नीचे मोरिस को खींचा जा रहा था। वो महसूस कर रहा था कि गोश्त और खाल हड्डियों से अलग हो रही है, जैसे कोई जानवर उसे नोच रहा हो। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने पानी के अंदर एक खामोश मगर अजियतनाक चीख मार दी। उसके अंदर पानी भर गया और उसकी आखिरी सांस ऊपर बुलबुलों की शक्ल में निकली। हान ने ऊपर पानी पर सुरख बुलबुले देखे और उसकी हजियानी चीखों ने दर्जन भर कश्ती चलाने वालों और कायकर्स को उनकी तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। मोरिस का जिस्म इधर उधर झटके से हिलाया जा रहा था। शार्क उसकी बाईं रान को नोच रहा था और साथ ही उसे गहरे पानी में घसीट रहा था। उसके फेफड़े उतने ही जल रहे थे जितनी उसकी रान, और या तो खून ज्यादा बह जाने से या ऑक्सीजन की कमी से उसकी होश खत्म होने लगे। वो पूरे 5 मिनट तक पानी के अंदर रहा, इससे पहले कि उसकी लाश दोबारा पानी के ऊपर आई, अपनी कायक से चंद फुट दूर। वो एक बूढ़े जोड़े की मोटर बोट के सामने उभरा जो मदद के लिए दौड़ रहे थे, मगर बचाव देर से हुआ। बूढ़े ने नौजवान को समंदर से निकाला और उसकी बीवी ने उसकी कमर पकड़ी ताकि वो खुद पानी में न गिर जाए। शार्क उसकी रान का आधा हिस्सा काट कर ले गया था और मेन शरियान कट चुकी थी। काट इतनी गहरी थी कि खून और फटे गोश्त के बावजूद सफेद हड्डी साफ नजर आ रही थी। हान किसी तरह पूरे वाकये में अपनी कश्ती पर सीधा बैठा रहा, लेकिन जब उसने अपने दोस्त की खाली आंखें देखी तो उलटकर बेहोश हो गया और करीब मौजूद एक दरमियानी उम्र के आदमी की कश्ती में जा गिरा। ऑकलैंड के लोगों ने दोनों को किनारे पहुंचाया, एक को अस्पताल और दूसरे को मुर्दा खाने। शार्क दोबारा बंदरगाह में वापस नहीं आया और न ही किसी ने उसे फिर देखा। उस साल क्रिसमस पर रोइंग करने वालों ने आराम किया। अगले साल ही कुछ लोग दोबारा अपनी कश्तियां लेकर पानी में उतरे। सब जानते थे कि वो आदमखोर सफेद शार्क अब भी बाहर कहीं मौजूद है, किसी और बेगुनाह इंसान को उसके खौफनाक अंजाम तक पहुंचाने के इंतजार में।